Hello everyone, welcome to the class of history and today the topic I am going to describe is the kinship, caste and class. इस चैप्टर्स में हमें जो है अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग के बारे में हमें जानना है और जैसा कि आपने इससे पहले जो सेकेंड चैप्टर में पढ़ा, ठीक है, उसके बारे में हमने ये जाना कि हमारे समाज में 600 BCE टू 600 CE यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के जो 600 BC तक जो है क्या क्या बदलाव आए और आपने ये जाना प्रीवियस चैप्टर्स में कि उस समय इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल लाइफ ये सारे चेंजेस हुए, काफी बदलाव आया हमारे समाज में, ओके। और इस तरह से समाज की जो लोग हैं खेती करने के लिए वो जंगल तक पहुंच गए क्योंकि आबादी बढ़ती चली जा रही थी और इसी वजह से जो है वो एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट एरिया तक पहुंच गए और इस तरह से जो फॉरेस्ट के जो लोग हैं उन्होंने वहां की भी जो है सोसाइटी हो उसके ऊपर प्रभाव पड़ा और वो वहां भी बदलाव आए। जैसा कि कहा जाता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से हमारे समाज में भी देखा गया है कि अलग अलग भिन्नताएं, डिफरेंसेस जो है वो देखे गए हैं और इस चीज को हिस्टोरियंस ने अच्छे से समझने के लिए जो है दे यूज द टेक्सचुअल ट्रेडिशंस, यानी टेक्स्ट का जो है हमेशा से यूज किया है, पुराने बुक्स की जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसकी यूज की है ताकि वो अर्ली सोसाइटी को बेहतर तरीके से समझ पाए, ओके। और उन्हीं में से एक समाज में कैसा समाज था उसी में से एक उदाहरण के तौर पे एक महाभारत की कहानी ली गई है और ऐसा माना जाता है, देखा गया है कि इसके अंदर, इस कहानी के अंदर लगभग 1 लाख श्लोक यानी कि वर्सेस पाए गए हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस कहानी को लिखने में लगभग कंपोज करने में अबाउट 1000 इयर्स यानी कि 1000 वर्ष का समय लगा था। और इस आई थिंक यू नो अबाउट स्टोरी और ये कहानी जो है दो भाइयों के बीच में, कजन ब्रदर जैसे कि कौरव पांडव, तो इनके बीच की ये कहानी है। तो चलिए इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल्स में जानते हैं हिस्टोरियंस ने क्या इसके बारे में पाया है नेक्स्ट टॉपिक में। टॉपिक में हम जानते हैं महाभारत के क्रिटिकल एडिशंस के बारे में, ओके। तो जैसा कि 1919 में एक संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर जिनका नाम था V.S. सुक्तांकर, ओके, तो V.S. सुक्तांकर के नेतृत्व में जो है एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट यानी महत्वाकांक्षी जो है एक प्रोजेक्ट शुरू की गई थी। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये महाभारत की जो है उसको सोचा कि उन्होंने क्रिटिकल एडिशंस जो है प्रिपेयर करने की उन्होंने सोची और इस काम में जो है डजन्स ऑफ स्कॉलर्स जो है, दर्जनों जो है विद्वान उनके साथ उन्होंने इस क्रिटिकल एडिशंस को बनाने में काम किया था। तो क्या किया गया था कि पूरे भारतवर्ष से, ठीक है, जितने भी संस्कृत भाषा में जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे उनको कलेक्ट किया गया। यह महाभारत के जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो लिखे गए थे, पांडुलिपि थे, उसको कलेक्ट किया गया था और जब उसको कलेक्ट करके लाया गया तो उसमें क्या देखा गया कि सभी स्क्रिप्ट में कुछ कुछ चीज अलग अलग जो है भिन्नताएं देखने को मिली और उसमें से क्या किया गया, जो भिन्नताएं थी, श्लोक जो अलग अलग थी उसको तुलना किया गया और जो सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो कॉमन वर्सेस पाए गए, श्लोक पाए गए, जो कॉमन बातें थी सारे बुक्स में जो संस्कृत भाषा में लाई गई थी, सारे में कॉमन जो थी उसको लिया गया और उस बाद में उसको ही पब्लिश किया गया, यानी कि इसकी ही छपाई की गई। छपाई की गई जैसे कई सारे वॉल्यूम्स में बने और उसमें उस वॉल्यूम्स में लगभग
13,000 यानी कि 13,000 पेजेज जो है उसमें इस्तेमाल हुआ। 13,000 पेजेज में इसको लिखा गया है और इस काम को पूरा करने में आपको ये आश्चर्य होगा कि it took about 47 years। जी हाँ, 47 वर्ष लगे थे इस काम को पूरा करने में। और जब मैन्युस्क्रिप्ट की खोज की गई थी तो आपको मैं बता दूं कश्मीर यानी कि नॉर्थ में कश्मीर और नेपाल से ये लाया गया था और केरल यानी साउथ केरल और तमिलनाडु, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये संस्कृत भाषा में ला करके तो कॉमन है उसका कंप्लीट किया गया था। दूसरा, बाद में विद्वानों ने देखा कि ठीक है संस्कृत भाषा का तो ठीक है, और इस तरह से बाद में उन्होंने दूसरे भाषा का भी अध्ययन करना शुरू किया, जैसे पाली हो गए, प्राकृत हो गए, तमिल हो गए, तो इन सब भाषाओं के बारे में भी अध्ययन किया। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक, बट उससे पहले आपको जो है जो टॉपिक है फैमिलीज, फाइंडिंग अबाउट फैमिलीज, यानी परिवार के बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद जो अदर्स टॉपिक है उसको देखेंगे। तो परिवार में जैसा कि हमारे समाज में पाया जाता है कि विभिन्न प्रकार के जो है परिवार हैं, एकल परिवार है, सम्मिलित परिवार है। तो हिस्टोरियंस ने इस चीज को देखा है कि हमारे समाज में भी जो है उस समय जो पास्ट टाइम है उस समय जो 600 ईसा पूर्व के समय भी देखा गया है कि उस समय परिवारों में भी जो है वो वैरी मेंबर्स काफी क्या करते थे, लेकिन जो व्यक्ति जो सेम फैमिली में रहा करते थे वो उनके अंदर खूबियां क्या थी कि जो भी काम है जो जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल फूड शेयरिंग करना या जो भी रिसोर्सेज है उसको आपस में बांट के या साथ में रहना, जो भी रीति रिवाज उसको एक साथ मनाना, तो ये सब गुण उनके अंदर देखे गए जो बहुत अच्छी गुण पाई गई है। कुछ कुछ समाज में ऐसा देखा गया है कि जो कजिन्स है उनको अपना ब्लड रिलेशंस लोग मानते हैं, जबकि ये ब्लड रिलेशन जो है सभी जगह इस चीज को नहीं माना जाता है। सभी लोग ब्लड रिलेशंस का जो मेन यहाँ पे जो पर्पस लोग समझते हैं कि जो अपने भाई बहनों जो एक ही माता पिता के जो संतान होते हैं उनको ब्लड रिलेशंस के रूप में माना गया है। तो हर जगह इस चीज की जो है नजरिया एटीट्यूड वो अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिले हैं। अब यही बात कि हिस्टोरियंस इस चीज को इन्वेस्टिगेट क्यों करते हैं, एनालाइज क्यों करते हैं, द पर्पस बिहाइंड दैट दे वांट टू नो अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन। जो लोग हैं उनका नजरिया क्या है, सोचते कैसा है, हाँ इसी वजह से जो है वो लोग इस चीज की इन्वेस्टिगेट करते हैं, एनालाइज करते हैं। ओके, अब रही बात पैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पितृवंशिका जिसको कहा जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं ये होता क्या है। तो ज्यादातर आप देखेंगे कि राजा में ये चीज होता है, यानी कि राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा जो है वो राज्य करता है, फिर उसके बाद उसका बेटा राज्य करता है। तो ये परंपरा चली आती है, इसी को हम लोग पैट्रिलिनी बोलते हैं। और ये चीज महाभारत में भी देखने को मिली है। महाभारत जो कि कौरव और पांडवों जो दो भाई थे, कजिन ब्रदर थे, और इनके बीच में जिस चीज के लिए लड़ाई होती है वो होती है संपत्ति के लिए, भूमि के लिए होती है। और इस लड़ाई में पांडव विजयी होते हैं और उन्होंने भी इसी चीज का पैट्रिलियन सक्सेशन जो है वो उन्होंने इस चीज को यूज किया था, पालन किया था, यानी कि युधिष्ठिर राजा बने थे इसी वजह। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ महाभारत में देखने को मिलता है, ये चीज जो भी बहुत सारे डायनेस्टीज है वो भी इसी चीज को फॉलो किया करते थे। और जिस राजा को कोई संतान नहीं होती है तो उनके भाई जो है इस चीज को, यानी कि उनके भाई राजगद्दी को संभालते हैं। और इस बात का सबसे बड़ा जो एविडेंस है वो ऋग्वेद में भी पाया गया है कि दैट टाइम द किंग्स वर आल्सो फॉलो दिस सिस्टम। ओके, तो यही जो चीजें हैं यानी कि एविडेंस के आधार पे ही हम बात करते हैं, और ये एविडेंस हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिला है। तो ये प्रूफ करता है कि
ज्यादातर जो राजा है वो पितृवंशिका जो पद्धति है उसको ही फॉलो किया करते थे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द रूल्स ऑफ मैरिज, यानी कि विवाह के नियम। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं समाज के बारे में, और जो टाइम है वो है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक। उस समय समाज में जो परिवर्तन हुए थे उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उस समय जो समाज में ऐसा देखा गया है कि पुत्र को जो है, यानी कि आगे वंश को चलाने के लिए पुत्र को बहुत ज्यादा उस समाज में इंपॉर्टेंट दिया जाता था। और आज भी इस चीज को आप देख सकते हैं कि अभी भी चल रहा है, और इस चीज को पैट्रिलिनेज कहा गया है। ओके, लेकिन अगर हम बेटी की बात करें तो बेटी को उस नजरिए से नहीं देखा जाता था। उनका नजरिया अलग था। उनका ये था कि इनकी शादी जो है सही समय पे सही जगह पे इनको कर दिया जाए, और बेटियों का यानी जो डॉटर्स हैं उन जो पिता की संपत्ति में उनका कोई अधिकार नहीं होता था। जैसा कि हमने इससे पहले भी इसके बारे में चर्चा की है। तो इस समय था वो अपने जो भी रिसोर्सेज हैं घर के उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकती थी, और उनका जो है सही समय पे दूसरे गोत्र में उनकी शादी कर दी जाती थी। गोत्र के बारे में इसके बाद हम जस्ट अभी चर्चा करेंगे, गोत्र क्या है, कैसे है। और जो दूसरे गोत्र में शादी करना, इस सिस्टम को कहा गया है, इस नॉर्म्स को कहा गया है एक्सोगैमी, यानी कि बहिर्विवाह। ओके, यानी कि बाहर दूसरे व्यक्ति से दूसरे गोत्र में शादी करना, लेकिन एक ही कास्ट में। ये चीज का ध्यान रखा जाता था। ओके, और ये कहा जाता है कि उस समय पिता का एक कर्तव्य बन गया था कि बेटियों की शादी जो है सही व्यक्ति के साथ, यानी कि अपने से ऊंचे स्टेटस, जो हाई स्टेटस है उसमें उनकी शादी सही समय पे कर दी जाए। और ये मान्यताएं बाद में चल करके जो है कन्यादान के रूप में ये जाने जाने लगी। और ये कन्यादान का मतलब आज भी आप लोग बेहतर समझते हैं कि एक धार्मिक जो है कर्तव्य है, रिलीजियस ड्यूटी है पिता का, कि अपने बेटी को सही समय पे शादी कर देना। ओके, बाद में समाज में काफी बदलाव हुए, इस तरह से व्यापार में बढ़ोतरी हुई, लोग गांव से शहर, शहर से गांव आने जाने लगे। इससे क्या होने लगे कि लोगों के जो आइडियाज है वो एक दूसरे से उन्होंने शेयर करना शुरू कर दिया था। लेकिन गांव में एक चीज था, और अभी भी आप शायद देखने को मिल सकता है, कि लोग जो पुरानी परंपराएं हैं उसको नहीं बदलना चाहते थे, और बहुत सारे लोगों ने इसको परंपरा को बदलने की कोशिश भी की, जिसको ब्राह्मण ने एक्सेप्ट नहीं किया, और बाद में ये उनके लिए चैलेंजिंग नॉर्म्स रहा, एक चैलेंजिंग टास्क बन के रहा। तो उन्होंने बाद में क्या किया कि ऐसा माना जाता है कि लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास जो है संस्कृत भाषा में धर्मों की किताब, जिसको धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र यानी किताब जो है उसको धर्मशास्त्र के नाम से कहा गया। बाद में एक और भी इसी तरह की किताब बनी जिसका नाम मनुस्मृति है, और ये लिखी गई थी लगभग 2000 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में। तो ये हमने ऑलरेडी सी के बारे में पहले भी बता रखा है। लगभग हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें जो है एग्जैक्ट नहीं है, उनका एक अनुमान लगाया गया कि ये इस समय लिखी गई होंगी। तो इस तरह से ये किताब जो मनुस्मृति है ये लिखी गई थी। तो धर्मसूत्र के अनुसार जो है जो मैरिज के 8 फॉर्म्स बताए गए हैं, और उन 8 फॉर्म में से जो है 1 to 4 ये नॉर्म्स बहुत अच्छे बताए गए हैं। बाद बाकी 4 to 8 जो है उसको अच्छा नहीं बताया गया है। तो नॉर्म्स तो है, तो क्यों बनाए गए थे? क्योंकि ऐसा था कि समाज में बहुत सारे लोग जो ब्राह्मणों के द्वारा जो पद्धति बनाई गई थी उसको वो नहीं मानते थे, और वही थे 4 to 8 वही लोग जो है 4 to 8 नॉर्म्स उन लोगों के बारे में है जो ब्राह्मण के द्वारा बनाए गए नॉर्म्स थे उसको वो नहीं मानते थे। तो यही था उस समय समाज के शादी के नियमों के बारे में। चलिए तो हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोत्र, गोत्स ऑफ वुमेन।
यानी कि महिलाओं का गोत्र, जैसे इसे हमने पहले चर्चा किया था। चलिए इसको डिटेल्स में जानते हैं कि क्या है। तो ब्राह्मणों ने एक रीति रिवाज बनाई थी लोगों को क्लासिफाई करने के लिए, और ये रीति रिवाज बने थे लगभग 1000 ईसा पूर्व, जिसका नाम गोत्र दिया गया। गोत्र क्या है? गोत्र एक्चुअली ये गोत्र जो है ऋषि मुनि के नाम पे डाला गया। मान लीजिए जैसे कोई गौतम ऋषि है, उनके जो वंशज है, हाँ, उनको डिफाइन करने के लिए गोत्र डाला गया। यानी कि जो वंशज के लिए जो अलग अलग ऋषि मुनि हैं, उनके वंशज को डिफाइन करने के लिए जो है, हाँ, उनको गोत्र का नाम दिया गया था। तो इस तरह से ये गोत्र क्या करते थे? क्लासिफाई करते थे वो किस वंश के हैं। ओके, और इस गोत्र में क्या था? नियम में धर्म सूत्र के अनुसार, धर्मशास्त्र जो नियम बनाई गई थी उनके अनुसार क्या था कि एक ही गोत्र में लड़के लड़की की शादियां नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि वो भाई बहन माने जाते थे, यानी कि उनको दूसरे गोत्र में शादी करनी होती थी। और आज भी ये परंपराएं चली आ रही हैं बहुत जगह समाज में, आप देख सकते हो। कहीं कहीं पे ऐसा पालन नहीं भी होता है। ओके, तो शादी से पहले लड़कियों को पिता की गोत्र दी जाती है, जो यानी कि उनके पिता का गोत्र होता है, वही उस समय लड़की का होता है। लेकिन शादी के बाद यह गोत्र बदल जाता है, यानी कि उनके हस्बैंड का जो गोत्र होता है वही उनको अडॉप्ट करना पड़ता है। तो ये नियम थे। ओके, चलिए, तो हमने एक गोत्र के बारे में जाना, लेकिन ऐसा कुछ प्रमाण मिला है, जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जिसमें ऐसा जाना जाता है कि जो वेस्टर्न इंडिया और जो डेक्कन के जो सेकेंड सेंचुरी जो ईसा पूर्व में जो राजा थे, जो सतवाहन जो राजा थे, उनके बारे में जो अगर लेख जो पढ़ा गया, तो ऐसा माना गया है इंस्क्रिप्शंस के अनुसार कि वो उन्होंने बहुविवाह किया था। ये बहुविवाह का मतलब क्या? पोली, हाँ, गैरस, यानी कि एक से ज्यादा पत्नियां। ओके, तो ये चीज इंस्क्रिप्शन के अनुसार मिला है। और ये भी देखा गया कि उनकी जो रानियां थी, जो पत्नी थी, उन्होंने जो है, उनकी पत्नियों ने अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट नहीं किया था, यानी कि जो पिता का गोत्र था उसको ही उन्होंने कंटिन्यू रखा था। ऐसा उनके नाम से मालूम पड़ता है। ओके, दूसरा एक और चीज मिला है हमारे समाज में था, इंडोगैमी। इंडोगैमी का मतलब अंतर विवाह, अपने ही समाज में शादी करना। जैसे हमने देखा यहाँ के बहुविवाह हो गए, बहिर्विवाह हो गए, और ये यहाँ पे था अंतर विवाह। तो इसमें क्या होता था कि जो बंधुत्व लोग हैं, अपने कम्युनिटीज को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने ही रिलेशंस में, यानी कि चचेरे ममेरे, हाँ, इस तरह से भाई बहन के बीच में उन्होंने शादी कर ली, और इस तरह से वो समुदाय काफी बढ़ा। और ये साउथ इंडिया में ये देखने को मिला है। तो यही थे आपके गोत्र और नियम जो शादी के अपने पहले टॉपिक में पढ़ा। ओके, in the next class we will read the next topic. Okay.